नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास महाविद्यालय कुरुद। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक को अगर हम क्लासीफाई करें तो एक तो हम उसका बैकग्राउंड हम उसमें डिस्कस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे स्वैपिंग क्या होती है, कंटिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है, पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, पेजिंग विद सेगमेंटेशन क्या होता है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंटिग्यूअस एलोकेशन और पेजिंग, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, तो इन सारे एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम केवल बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में मेमोरी का यूज़ कैसे है, सीपीयू का मेमोरी से इंटरेक्शन कैसे होता है, और बेसिक जैसे स्वैपिंग और जो बेसिक हार्डवेयर, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक प्रोग्राम जो रन होता है, एक प्रोग्राम सोर्स कोड होता है और वो रनिंग पोजीशन पे जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है तब तक वो किन किन फेज से होकर गुजरता है, और मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट होता है उसका वहाँ पर क्या रोल होता है, कंपाइलर और लोडर वो सारे क्या रोल प्ले करते हैं, ये सारे चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखते हैं। तो अभी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि कैसे इंस्ट्रक्शन लाए जाते हैं, कैसे होता है। तो आगे आने वाले क्लासेस पे आपको जो मेन फोकस करना होगा कंटिग्यूअस एलोकेशन, पेजिंग और पेजिंग सेगमेंटेशन, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, तो ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज जो हम केवल बेसिक्स का डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम ये भी बताएंगे आगे जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जाएंगे। मेमोरी मैनेजमेंट का जो गोल होता है और उसमें कौन कौन से टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद हम इसके बेसिक्स पे एंटर करेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मेन गोल होता है एलोकेट मेमोरी रिसोर्स अमंग द कंपीटिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस आपस में compete कर रहे हैं मेमोरी के लिए, उनके बीच में मेमोरी एलोकेट करना, मैक्सिमम मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड द सिस्टम थ्रूपुट। तो मेमोरी का यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमम कर सकें और जो थ्रूपुट होता है उसको भी हम मैक्सिमाइज कर सकें। प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन द प्रोसेस के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करना, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सके, ये भी इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी मैनेजमेंट की होती है। कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग, तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो जो होता है काफ़ी कन्वीनियंट होना चाहिए और एब्स्ट्रैक्शन उसमें होना चाहिए। जैसे कि हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा है तो वो कंपाइलर पर डिपेंडेंट ना हो, और कंपाइलर जब उसे जनरेट करेगा रिलोकेटेबल कोड, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है और इसी को ही एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। और मेन जो सारे टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है वो है बेस एंड लिमिट रजिस्टर, स्वैपिंग, ये सारे कंसेप्ट हैं, सेगमेंटेशन विद पेजिंग और ये वर्चुअल मेमोरी। तो ये ओवरऑल इस पे बताया गया है कि इसमें टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं और ये जो है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का क्या गोल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मेमोरी क्या है। अगर मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी जो है वह सीक्वेंस, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स ईच विथ इट्स ओन एड्रेस। तो जो मेमोरी होता है वो लार्ज एरे ऑफ बाइट्स का होता है, और हर जो बाइट्स होते हैं या हर वर्ड जो होता है उनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। अब the CPU fetches instruction from memory according to the value of the program counter। तो CPU जो होता है, अब यहाँ पर रोल समझ में आ रहा है कि CPU जो इंस्ट्रक्शन जो फैच करता है, जिन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, वह कहाँ से फैच करता है, वह मेमोरी से फैच करता है। और दिस इंस्ट्रक्शन में कॉज एडिशनल लोडिंग फ्रॉम एंड स्टोरिंग टू द स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस।
अब ये चीज़ें जो होती, एक डायग्राम दिखाते हूँ आपको और उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर जो शो हो रहा है डायग्राम, यहाँ देख सकते हैं कि सीपीयू जो होता है मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और फैच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्लियर होता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो कुछ और कुछ और डेटा जो है वो मेमोरी से फैच करना हो, तो यह भी हो सकता है। और फिर से जो होता है फिर से जो सीपीयू होता है वो मेमोरी से फिर डेटा फैच करता है। ये वो डेटा होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उस रिजल्ट को भी मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको नजर में आ रहा है। हर बार हमें मेमोरी से इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। मेमोरी यूनिट जो होता है वह केवल इस बात पर वो केवल मेमोरी स्ट्रीम ऑफ मेमोरी एड्रेस पर ही फोकस करता है। मेमोरी यूनिट इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ये जो मेमोरी एड्रेस जो जनरेट हुआ है वो इंस्ट्रक्शन काउंटर के लिए है, इंडेक्स के लिए है, या लिटरल एड्रेस है, या और कोई भी एड्रेस है। ये जो एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन के लिए है या डेटा के लिए है। यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट जो फोकस करता है वो केवल फोकस करता है एड्रेस जो कि प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द सीक्वेंस ऑफ द एड्रेस जनरेटेड बाय द रनिंग प्रोग्राम। तो हमें केवल फोकस करना होता है जो एड्रेस रनिंग प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। और अभी हम इस टॉपिक्स पर आगे देखेंगे जो बेसिक हार्डवेयर इशू होते हैं और जो बाइंडिंग ऑफ सिंबॉलिक मेमोरी एड्रेस टू द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। जैसा कि हमने देखा है कि लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस की बात होती है, तो लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस से कैसे कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर सिंबॉलिक मेमोरी एड्रेस भी होते हैं। तो ये और लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो ये हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक हार्डवेयर यहाँ पर हम बेसिक हार्डवेयर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक हार्डवेयर डिस्कस कर रहे हैं। मेन मेमोरी एंड द रजिस्टर बिल्ट इनटू द प्रोसेसर itself are the only storage that the CPU can directly access। तो जो CPU होता है वह मेन मेमोरी और रजिस्टर जो कि प्रोसेसर के अंदर होते हैं उन्हें ही CPU केवल डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट इस सारी चीज़ों से बना है और CPU के अंदर इस CPU वाले ही पोर्शन को हम प्रोसेसर कहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे रजिस्टर्स हैं और ये देख रहे हैं आप मेन मेमोरी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है वो इन रजिस्टर्स को और मेन मेमोरी इन्हीं दोनों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा जिन्हें एग्जीक्यूट करना होता है, एक्सेस करना होता है, उसे या तो सीपीयू के रजिस्टर पे और या फिर मेमोरी पर होना ज़रूरी होता है, उसको मेमोरी पर होना ज़रूरी होता है। सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन और डेटा रजिस्टर पर स्टोर होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए सीपीयू को केवल एक सिंगल क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है और इस सिंगल क्लॉक साइकिल में सीपीयू जो होता है एक इंस्ट्रक्शन या एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है। लेकिन वहीं पर जब डेटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट पर रखे होते हैं तो उसे वो जो एक्सेस करने के लिए हमें, जैसा कि आप एरो साइन देख पा रहे हैं, ये बस को डिनोट करता है। तो जब इंस्ट्रक्शन या डेटा कंट्रोल यूनिट पर रखे होते हैं तो मेमोरी यूनिट पर रखे होते हैं तो सीपीयू को
उन्हें एक्सेस करने के लिए एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है। अब एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है तो उस समय तक जो कंट्रोल यूनिट होता है वह वेट कर रहा होता है। तो और इस तरह से तो यहाँ पर एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सीपीयू को वेट करना पड़ता है, और सीपीयू को वेट करना होता है तो इससे ये होता है कि स्पीड जो होती है सीपीयू की कम हो जाती है काम करने की। तो इसको और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए क्या ताकि सीपीयू खाली बैठा रहे। तो इसे रिप्लेस करने के लिए इस जो प्रॉब्लम है जिसमें सीपीयू को आइडियल रहना पड़ रहा है क्योंकि मेमोरी से डेटा लाने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसी के रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है जिसमें सीपीयू में बफर रखा जाता है और उसी बफर को कहा जाता है कैश मेमोरी। तो ये जो कैश मेमोरी होती है वहाँ से डेटा रीड करने में हमें कम समय लगता है एज कंपेयर टू डेटा या इंस्ट्रक्शन जो प्राइमरी मेमोरी से रीड किया जाता है उसके लिए। यहाँ पर कैश मेमोरी की सहायता से हमने ये देख लिया है कि हम वो जो टाइमिंग जो ज़्यादा लग रहा था उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन मेमोरी यूनिट के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता होती है। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू एंश्योर द करेक्ट ऑपरेशन। तो करेक्ट मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात होती है कि ये प्रोटेक्शन से हम क्या समझते हैं। प्रोटेक्शन से हमारा तात्पर्य यह होता है कि जो हमारे प्रोसेस हैं, जो एक यूज़र का प्रोग्राम है, वह दूसरे यूज़र के प्रोग्राम और या ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया को ना एक्सेस करे, वह उसी एरिया को एक्सेस करे जितना जो उसके लिए अलॉटेड है। तो इसके लिए हमें यह एंश्योर करना आवश्यक होता है कि जो प्रोसेस है हर प्रोसेस को कितना मेमोरी एरिया, कितना मेमोरी स्पेस उसको रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर बेस और लिमिट रजिस्टर का पेयर यूज किया जाता है, और अ पेयर ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर डिफाइंड द लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और ये जो बेस और लिमिट रजिस्टर्स का जो पेयर होता है वह लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिफाइन करता है। और यही वो जो इसी जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्रोसेस के लिए हमने एक एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस निर्धारित किया है जो बेस और लिमिट रजिस्टर के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक प्रोसेस है वह यह 30040 और 4204940 ये इतने ही मेमोरी एरिया को यहाँ पर एक्सेस करेगा। तो बेस जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से उसको मेमोरी एलोकेट किया जाता है, और उसके बाद वो एक्सटेंड किया जाए। कहाँ तक एक्सटेंड होगा ये डिपेंड करता है लिमिट रजिस्टर की वैल्यू पर। और सीपीयू मस्ट चेक एवरी मेमोरी एक्सेस जनरेटेड इन द यूजर मोड। तो ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं ये यूजर मोड में होते हैं, टू बी श्योर बिटवीन द बेस एंड द लिमिट रजिस्टर। तो ये जो काम होता है, जो भी एड्रेस जनरेट होते हैं, सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जो होता है बेस और लिमिट के बीच में वह होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू कौन सेट करता है। तो ये बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सेट की जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कर्नल मोड पर काम करता है। तो केवल बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू
ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सेट की जाती है। यूजर प्रोग्राम जो होता है बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू में किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। तो इससे हम इंश्योर हो पाते हैं कि एक यूजर प्रोसेस जो होता है दूसरे यूजर प्रोसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया पर किसी भी तरह का इंटरेक्शन वो नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो होता है सीपीयू पे एक हार्डवेयर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। ये हार्डवेयर प्रोटेक्शन जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कुछ इस तरह से होता है। जो भी एड्रेस यूजर प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किया जाता है वो एड्रेस सीपीयू के द्वारा रिसीव किया जाता है और वो चेक किया जाता है कि ये जो एड्रेस की वैल्यू है इसकी वैल्यू बेस रजिस्टर की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी वैल्यू जो है बेस प्लस लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से कम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह होता है कि या तो जो एड्रेस जनरेट किया गया है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो दूसरे यूजर प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे एड्रेस को यूजर प्रोग्राम को एक्सेस करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो यहाँ पर आपने देखा है कि बेसिक जो हार्डवेयर यूज होता है एक मेमोरी मैनेजमेंट में और मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यह आपने देखा। और बेस और लिमिट रजिस्टर का जो रोल है इसमें वह भी आपने यहाँ पर अभी देखा है। हम आगे देखेंगे कि एक यूज़र प्रोग्राम कितने सारे स्टेप्स से होकर गुजरता है और उन स्टेप्स में वह एड्रेस की बाइंडिंग किस तरह से होती है। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एड्रेस बाइंडिंग और यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि एक जो प्रोसेस एक यूज़र प्रोग्राम होता है वो कितने सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, जो कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। एक सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर वाले स्टेज से होकर गुजरता है, फिर लिंकिंग वाले स्टेप से होकर गुजरता है, फिर यहाँ पर लोडर से होकर गुजरता है, फिर लास्ट में जो होता है लास्ट में जो हमारा प्रोग्राम होता है इन मेमोरी बाइनरी इमेज के रूप में होता है और ये होता है एग्जीक्यूटेबल टाइम पर ये फाइनल जो होता है इमेज तैयार होती है। तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम जिसको एग्जीक्यूट करना होता है उसे मेन मेमोरी में एक प्रोसेस पे रखना आवश्यक होता है और डिस्क में जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे रखे होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी और टू रन द प्रोग्राम। और ऐसे जो क्यू होता है प्रोग्राम्स की जो क्यू होती है प्रोसेस की क्यू होती है उसे जॉब क्यू कहा जाता है, जहाँ पर इस जॉब क्यू में वो कलेक्शन ऑफ प्रोसेस होते हैं जो डिस्क में होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि इसे मेमोरी में कब लाया जाए और कब उसे रन किया जाए। तो इन्हें हम जॉब क्यू कहते हैं। अ यूजर प्रोग्राम्स गो थ्रू द सेवरल स्टेप्स बिफोर बीइंग रन। तो एक यूजर प्रोग्राम जो होता है रन होने से पहले बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरता है और हर स्टेप्स में अलग अलग उसमें टास्क परफॉर्म किया जाता है। एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द मेमोरी एड्रेस कैन हैपन इन 3 डिफरेंट स्टेज। और इन अलग अलग स्टेज में होकर गुजरने से जो डेटा इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो फिजिकल मेमोरी के साथ बाइंडिंग की जाती है और यह बाइंडिंग जो है किसी भी स्टेज में हो सकती है, या तो वो कंपाइल टाइम में हो सकती है या फिर वो लोड टाइम में हो सकती है और या फिर वो एग्जीक्यूशन टाइम में होती है। तो ये कब कंपाइल टाइम में बाइंड होता है, कब लोड टाइम में बाइंड होता है और कब एग्जीक्यूशन टाइम में बाइंड होता है वो हम एक एक करके देखेंगे किन परिस्थितियों में वो किस में बाइंड होता है। और कंपाइल टाइम में जो सोर्स प्रोग्राम होता है वह किस में कन्वर्ट होता है, लोड टाइम में वो जो सोर्स प्रोग्राम होता है उस पर क्या होता है और एग्जीक्यूशन टाइम पर उस पर क्या होता है।
उस पर किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम एड्रेस के बारे में देखेंगे, फिर उसमें कोड के बारे में हम देखेंगे। जो इतने सारे हमने स्टेजेस देखे हैं, तो कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं किसी स्टेज से गुजरे या ना गुजरे। इन मोस्ट केसेस यूजर प्रोग्राम विल गो थ्रू द सेवरल स्टेप, सम ऑफ विच मे बी ऑप्शनल। उसमें से कुछ ऑप्शनल हो सकते हैं। बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड एड्रेस मे बी रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंट व्यू ड्यूरिंग दिस स्टेप्स। जो एड्रेस जो होता है, जो प्रोग्राम में यूज किया जाता है, वह अलग अलग स्टेप पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एड्रेस इन द सोर्स प्रोग्राम आर जनरेटेड सिंबॉलिकली। जो एड्रेस सोर्स प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं, सजेस्ट काउंट। जैसे कि हम प्रोग्राम्स को लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, तो यह जो होता है सोर्स प्रोग्राम में जो एड्रेस होते हैं वो जनरली सिंबॉलिक होते हैं। अब ये देखते हैं कि कंपाइल टाइम पे क्या होता है। अ कंपाइल टाइम विल टिपिकली बाइंड दिस सिंबॉलिक एड्रेस टू रीलोकेटेबल एड्रेस। अब ये जो कंपाइल टाइम में क्या होता है, जो सिंबॉलिक एड्रेस होते हैं उन्हें रीलोकेटेबल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द आ रहा है, रीलोकेटेबल एड्रेस। तो रीलोकेटेबल एड्रेस कैसा होता है, ये एड्रेस ऐसे होते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम को किसी भी लोकेशन पे रखा जाए तो इस कंसेप्ट की सहायता से हम किसी भी लाइन के एड्रेस को स्पेसिफिकली पॉइंट कर सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के साथ हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 14 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉड्यूल। तो किसी का एड्रेस हम दे रहे हैं तो 14 बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल के बिगिनिंग से 14th बाइट, ये एड्रेस जो होता है, इस तरह का एड्रेस जो इसे रीलोकेटेबल एड्रेस कहा जाता है। इसकी सहायता से ये होता है कि हम अपने जो मॉड्यूल है, हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसको हम कहीं पे भी लोड करेंगे तो उसके स्टार्टिंग लोकेशन से 14th बाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इससे हम अपने प्रोग्राम को मेन मेमोरी में कहीं पे भी लोड कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। रीलोकेटेबल से हम उसे हासिल कर पाएंगे। द लिंकेज एडिटर और लोडर विद इन विल in turn bind relocatable address to the absolute address। जो लिंकेज एडिटर होते हैं और लोडर होते हैं वो रीलोकेटेबल एड्रेस को जो है वो एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब होता है जो एग्जैक्ट एड्रेस। जैसे कि हम कोई एड्रेस दे रहे हैं 74,000 और 14th बाइट, तो ये एक एग्जैक्ट एड्रेस हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एड्रेस की बाइंडिंग कैसे होती है। ईच बाइंडिंग इज अ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो एड्रेस की बाइंडिंग होती है वो आपने देखा, और जो कोड जनरेट होते हैं अब वो हम देखते हैं। जैसे कि कंपाइल टाइम में क्या कोड जनरेट होता है, इफ़ यू नो एट द कंपाइल टाइम, और उसको कहाँ पे लोड किया जाता है। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें किस तरह का चेंजेस होता है कंपाइल टाइम में, लोड टाइम में और एग्जीक्यूशन टाइम में, ये अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। इफ़ यू नो एट द कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिसाइड इन द मेमोरी, एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड। तो एब्सोल्यूट कोड वो कोड होते हैं जिनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने का होता है, एब्सोल्यूट कोड उसे कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हमें ये पता हो कि हमारे प्रोसेस को मेन मेमोरी पे एग्जैक्टली कहाँ पे रखा जाना है, तो कंपाइल टाइम में ही एब्सोल्यूट कोड जनरेट कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कोई प्रोसेस है, यूज़र प्रोसेस, और हमें यह पता है कि वो आर लोकेशन पे रहेगा। देन जनरेटेड कंपाइलर कोड विल स्टार्ट एट दैट लोकेशन। जो कंपाइलर के द्वारा जनरेटेड कोड होगा उसे वहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा और वहाँ से आगे उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर बाद में कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो बिगिनिंग एड्रेस है उसमें बदलाव होता है, तो हमें उस प्रोसेस को फिर से कंपाइल करने की आवश्यकता होगी।
अब आते हैं लोडिंग टाइम में। अगर कंपाइलर अगर हमें कंपाइल टाइम में ये ना पता हो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जैक्टली मेमोरी में किस लोकेशन पर लोड किया जाना है, कहाँ पर रखना है, तो कंपाइलर जो है एब्सोल्यूट कोड जनरेट नहीं करेगा। कंपाइलर जो है वो रीलोकेटेबल कोड जनरेट करेगा, ऐसे कोड जिसे मेमोरी में किसी भी लोकेशन पर रखा जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का हम कहीं भी लोकेशन पर रख पाए, तो ऐसा कोड कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जाएगा। और जो फाइनल बाइंडिंग होती है इंस्ट्रक्शन और डेटा की मेमोरी के साथ, उसे लोड टाइम तक के लिए डिले कर दिया जाता है। और आगे किसी भी स्थिति में अगर उस प्रोसेस के जो बिगिनिंग एड्रेस पर अगर कोई किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उस प्रोसेस को मेमोरी में फिर से लोड करने की आवश्यकता होगी, ताकि जो चेंजेस है उसे इनकॉर्पोरेट किया जा सके। अब यह हम देखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ पर हम एड्रेस बाइंडिंग देख रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम, अगर हमें जो प्रोसेस है कंपाइल टाइम में भी ये ना पता हो कि वो कहाँ पे है, लोड टाइम में भी हमें ये ना पता हो कि उसे कहाँ पे रखना है, और यह स्थिति हो कि जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के दौरान एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में मूव कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एड्रेस, इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो बाइंडिंग है, वह बाइंडिंग जो उसे रन टाइम तक डिले किया जाता है, और जो फाइनल बाइंडिंग जो की जाती है वो एग्जीक्यूशन टाइम रन टाइम में ही की जाती है। तो अभी बहुत सारी चीजें इस डायग्राम की आपको क्लियर हो गई हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये प्रोसेस कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें चीज़ें और क्लियर होते जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा, हमने एड्रेस बाइंडिंग पूरी तरह से देख लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में और डिस्कस करेंगे, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है वो देखेंगे, स्वैपिंग, पेजिंग, ये हम सारे चीज़ें धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में देखते जाएंगे एक एक करके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो लेक्चर। आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे आगे के जो भी टॉपिक है वो सारे कुछ। तब तक के लिए थैंक यू।